बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब इंग्लिश लिटरेचर चैनल। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं थर्ड लास्ट एपिसोड ऑफ द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल which has been started from Jan 28, 1944 to March 11, 1944। सो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं किस तरह एने की जो बॉर्डम है वो बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। जैसे वो अडल्ट एज में जा रही है तो किस तरह की एक्टिविटीज़ करती जा रही है, किस तरह मैच्योर हो रही है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल एने लिखती है कि किस तरह वो दिन ब दिन बोर होती जा रही है और एक ही तरह की स्टोरीज वो रोज़ रोज़ सुनती है मिस्टर कैलीमैन से। और फिर वो कहती है कि वो कॉन्स्टेंटली रिपीट करते हैं वही स्टोरीज़ कि किस तरह ज्यूज़ हमारे पास आए एनेक्स में, किस तरह छुपे और किस तरह वो बहादुर हैं। वही इनकरेज करने वाली स्टोरीज़ जो है वो बार बार सुनती रहती हूँ, जो मिस्टर कैलीमैन, जैन, मीप, बेप सारे उसको ये स्टोरीज़ ज्यूज़ की स्टोरीज सुनाते हैं। किस तरह ज्यूज़ हाइडिंग प्लेस तक पहुँचे और किस तरह ज्यूज़ जो है वो एक अलग ही टाइप का टेम्परामेंट रखते हैं ताकि वो जब वार ख़त्म हो जाए तो अपने आप को शो करवा सकें। बट इन सब के अलावा एने जो है वो इम्प्रेस होती है इन स्टोरीज से, उस डच पीपल से कि किस तरह उन्होंने ज्यूज़ की मदद की हाइडिंग प्लेस प्रोवाइड करने में, अपनी जानों की परवाह किए बगैर उनको एक हाइडिंग प्लेस प्रोवाइड की और उनको हर तरह से सपोर्ट किया, उनको फूड प्रोवाइड किया, उनके जो एक्सेसरीज़ होती हैं तमाम एक घर में रहने की वो उनको प्रोवाइड की और छोटी छोटी एक्टिविटीज़, छोटे छोटे इवेंट्स भी उनके लिए अरेंज करवाए। तो वो सारा कुछ वो रिमाइंड करके अप्रिशिएट करती है उन्हें। बट एने कहती है कि मेरा डर जो है वो वैनिश हो जाता है जब मैं एक आसमान को देखती हूँ। उसकी जो फेवरेट जगह होती है वो अपस्टेयर में एक जो है जगह है जहाँ पे विंडो अलाउ है ओपन करना। पूरे घर में विंडो अलाउ नहीं है ओपन करना, सिर्फ वही एक जगह है अपस्टेयर में जहाँ विंडो ओपन करना उनको अलाउ है। तो जब वो उस विंडो से बाहर देखती है आसमान की तरफ तो वो कहती है मेरा डर जो है वो गायब हो जाता है और मेरा गॉड पे बिलीफ बढ़ जाता है। और फिर वो डिज़ायर करती है कि मैं इसी तरह आसमान को देखती रहूं, अकेली बैठी रहूं। और फिर वो सोचती है कि अगर मैं इसी तरह सबसे सेपरेट रही तो एक दिन शायद मैं इतनी अकेली हो जाऊंगी जितना मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती और जितना मैं चाहती भी नहीं हूँ। फिर बात करती है एने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कि वो कहती है कि मेरी पर्सनल लाइफ भी बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है। इस वीकेंड पे मेरी पर्सनल लाइफ इस वीकेंड पे इस तरह चेंज हुई है जब पीटर मुझे यूजुअल साइड से नहीं देख रहा था, क्योंकि वो पहले मुझे एज अ फ्रेंड या वैसे ही कंसिडर करता है, लेकिन आज वो मुझे अनयूजुअल नज़रों से देख रहा था। तो उसको लगता है कि पीटर जो है वो थोड़ा नर्वस है उससे कुछ बोलने के लिए कि वो क्या चाहता है, उसके साथ फ्रेंडशिप चाहता है या नहीं चाहता। लेकिन वो दोनों बात करते हैं तो पीटर कहता है कि मैं जब यहाँ से चला जाऊँगा, हम यहाँ से जो है आज़ाद हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, तो मैं किसी से भी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करूँगा डैट आई एम अ ज्यू। क्योंकि ये मैं सॉरी फील करता हूँ, बहुत गिल्टी फील करता हूँ कि मैं ज्यू हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मुझे बाद में भी इस तरह के सर्कमस्टांसिस से गुजरना पड़े। जबकि जो एने हैं वो प्राउड फील करती है कि वो ज्यू है, क्योंकि वो चाहती है कि जब आफ्टर एस्केप, आफ्टर फ्रीडम, जब वार ख़त्म हो जाए तो वो कहती है कि मैं जो है फ़ख्र से प्राउडली बताऊंगी कि आई एम ज्यू एंड हाउ आई सेव्ड माई लाइफ इन वार टाइम पीरियड। यहाँ पे दो तरह के पॉइंट ऑफ व्यू, अपोजिट पॉइंट ऑफ व्यू रखने वाले लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है कि एक पीटर जो जिसको वो पसंद करती है उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है और जो बिलव्ड है उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। पीटर कहता है कि ज्यूज आर चूजन पीपल, बट एने यहाँ पे कहती है कि जस्ट दिस वंस आई होप दे विल बी चूजन फॉर समथिंग गुड। कि कहती अब मुझे समझ आ रहा है कि इन चूजन पीपल्स को किसी अच्छे काम के लिए चूज़ किया गया है। तो अब वो अपने आप को प्राउडली फील करती है कि आई एम ज्यू। लास्ट एपिसोड में पढ़ा कि वो कैसे डाउनस्टेयर आने में बहुत ज़्यादा एनॉय फील करती थी, लेकिन जब वो अपस्टेयर जाती है पीटर के साथ तो वो इस दफ़ा बहुत ज़्यादा हैप्पीली फील करती है। और अब वो फील करती है कि अब उसकी लाइफ बहुत बेटर है देन देयर पास्ट।
बिकॉज़ अब उसकी लाइफ में एक पर्सन का एडिशन हो गया है, उसके लवर का एडिशन हो गया है, तो अपनी लाइफ उसको बहुत ज़्यादा मतलब बेहतर लगती है पहले से। लेकिन जब वो पीटर के साथ टाइम स्पेंड करती है ना, तो उसकी मदर मिसेस फ्रैंक को ये बात अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मिसेस वैन डैन ने कहा है कि पीटर और एने फ्रैंक का जो रिलेशन है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, और इस बात पे गौर करो, मिसेस फ्रैंक को बोला है। तो मिसेस फ्रैंक इसे नोटिस करती हैं, तो वो कहती हैं कि वाकई में ये नहीं हो सकता। वो और एने फ्रैंक को डांटती हैं, तो वो कहती हैं क्यों नहीं हो सकता। एने फ्रैंक को वो मिसेस फ्रैंक कहती है कि अभी तुम्हारी बड़ी बहन मार्गरेट फ्रैंक पड़ी है, अभी उसकी शादी करनी है। ये जो पीटर वैन डैन है, ये मार्गरेट की एज का है, तो इन दोनों का रिलेशन हमें क्रिएट करना है, ना कि तुम्हारा। तो ये बात एने फ्रैंक को बहुत हर्ट करती है, तो इस बात को इग्नोर करती है, और मार्गरेट फ्रैंक भी कहती है कि आई डोंट हैव एनी टाइप ऑफ इंटरेस्ट इन पीटर वैन डैन। खैर, उन दोनों का जो रिलेशन है वो बिल्ड होता जाता है। वो फिर सोचती है कि जो मेरा स्कूल मेट फ्रेंड था पीटर स्किफ, और ये जो पीटर वैन डैन है, इन दोनों को मिक्सअप किया जाए, मेल्ट किया जाए, तो एक पीटर बनता है, और वो पीटर जिसे मैं लाइक करती हूँ। खैर, सीन डाइवर्ट होता है ऑफिस की तरफ। फिर बताया जाता है कि ऑफिस में फिर चोरी हो गई है। अब की दफ़ा जो थीव्स आए थे उनके पास डुप्लीकेट कीज़ थी ऑफिस की बिल्डिंग की, तो उन्होंने फिर चोरी वहाँ से कर ली है। फिर सीन चेंज होके एने की तरफ आता है, और बताया जाता है कि एने अपने लव के बारे में लिखती है, और इमोशनल लव के बारे में लिखती है, और फिज़िकल लव के बारे में लिखती है। वो कहती है कि ये एक नेचुरल प्रोग्रेस है। वीमेन अडल्टहुड में जब जाती है तो उसका नेचुरल प्रोग्रेस है। तो वो कहती है कि जो हमारे घर वाले हैं वो सेक्स को भी कुछ नहीं, मतलब अजीब से पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, बट शी वांट टू डू। लेकिन फिर सोचती है कि डजंट वरी अबाउट लूजिंग हर virtue। लेकिन फिर अपने फैमिली के बारे में सोचती है, तो फिर इस इमेजिनेशन को स्टॉप कर देती है। सैड होने लगती है, तो वो सोचती है कि नहीं, मुझे सैड नहीं होना, मेरी जो ग्रैंड मदर है वो मुझे प्रोटेक्ट कर रही हैं। और फिर मिसेस वैन डैन जो है एने को टीज करती है पीटर का नेम लेके। फिर एने अपनी जो पास्ट लाइफ है उसके बारे में सोचना शुरू कर देती है कि हम कैसे इस एनेक्स में आए और हम अब क्या हैं। तो वो फिर बहुत ज़्यादा प्राउडी भी फील करती है कि वी आर लकी दैट वी आर इन एनेक्स एंड सेफ पॉइंट। लेकिन अब वो अपने आप को बहुत सुपरफिशियल जो है वो मानती है। पहले वो ऐसी नहीं थी, लेकिन अब वो सुपरफिशियल हो रही थी, क्योंकि पहले वो स्कूल के फ्रेंड्स को मिस करती थी, स्कूल जाना मिस करती थी, लेकिन अब वो इन बातों को, इन इवेंट्स को ज़रा भी मिस नहीं करती। वो अपने डिफरेंट पीरियड्स को जज करती है कि वो किस तरह आहिस्ता आहिस्ता टाइम टू टाइम मैच्योर हो रही है। वो कहती है इन 1942 में मेरी ज़िंदगी जो थी वो फील्ड विद सनशाइन, उसमें झगड़ती भी थी, उसमें मैं बहुत ज़्यादा इंसल्ट भी फील करती थी, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। 1943 में वो कहती है कि मैं सैड होना स्टार्ट हो गई थी। 1942 में चाइल्डिश इनोसेंस उसमें थी, बचगाना हरकतें थी, वो रूठती थी, मान जाती थी। लेकिन 1943 में वो जैसे जैसे ग्रो करती गई, वो बताती है कि फिर वो सैड रहने लग गई। वो किसी से बात नहीं करती थी, अपनी परेशानी किसी के साथ शेयर नहीं करती थी, वो अकेली रहती थी और अपने आप को क्रिटिसाइज़ करती रहती थी। वो टीनेजर जो एज है उसमें ट्रीट करती थी अपने आप को। वो कहती थी कि अब मैं टीनेजर नहीं रही, अब मैं अडल्टहुड में जा रही हूँ। वो बाकी एनेक्स में रहने वाले लोगों की तरफ देखती है, और फिर अपने आप को भी देखती है, और अपने आप को उनके मुकाबले में समझती है कि अब मैं भी उनकी तरह इंडिपेंडेंट हूँ, अब मैं अडल्ट एज में आ गई हूँ, और अब मैं किसी की मोहताज नहीं रही, अब मैं भी अपने फ़ैसले खुद कर सकती हूँ। वो सोचती थी कि मेरे अपनी फीलिंग्स का एक्सप्रेस करने के लिए, फीलिंग्स को, मुझे एक गर्लफ्रेंड की ज़रूरत है। यानी कि मैं अपनी जो फीलिंग्स है, जो मैं फ़ील करती हूँ, मैं अपनी हम एज की लड़की से बयान कर सकती हूँ। बट इन 1944 शी रियलाइज दैट शी डोंट हैव नीड ऑफ एनी गर्लफ्रेंड बट बॉयफ्रेंड फॉर एक्सप्रेस देयर फिजिकल लव, फॉर एक्सप्रेस देयर सेक्शुअल लव, फॉर एक्सप्रेस देयर इमोशनल लव। तो उसके बाद वो स्टार्ट होती है कि वो सोचने लग जाती है अपनी इमोशंस के बारे में, अपनी सेल्फ़ के बारे में, कि मेरी फैमिली क्या सोचेगी अगर ये मैं सारा कुछ एक्सप्रेस करूँगी। फिर एने सैड होती है, ये भी नोटिस करती है कि मिस्टर एम एक मैन होते हैं जो उनको फूड प्रोवाइड करते हैं,
उनको पुलिस नाजिस की अरेस्ट करके ले जाती है। अब उसको डर लगता है कि कहीं वो हमारा सीक्रेट रिवील ना कर दें, हमारी हाइडिंग प्लेस को रिवील ना कर दें, हमें पकड़वा ना दें। तो ये तमाम जो रेजिडेंट्स होते हैं ना, ये तमाम इस बात से डरते हैं कि अब क्या होगा, नेक्स्ट कौन पकड़ा जाने वाला है। इसी दौरान ड्यूरिंग द डिनर टाइम एक नॉक होती है दरवाजे पर, जिससे सुन के सब रेजिडेंट्स जो एनेक्स में रहने वाले हैं वो डर जाते हैं। और इसी के साथ इस एपिसोड का, इस सेक्शन का एंड हो जाता है। आई होप यू ऑल गाइज एंजॉयड इट। दुआ में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।